बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अयूब खान के दौर के अंदर कहा गया, हमने किताबों में पढ़ा कि जुम्मे का दिन हुक्मरानों के लिए भारी होता है। सुना यह गया कि ईद जब जुम्मे के दिन होने की सलाहियत मौजूद थी तो ईद की कोशिश की गई कि ईद को आगे पीछे किया जाए। सिर्फ इसलिए हुआ कि हुक्मरान ये समझते हैं कि जुम्मे का रोज़ उन पर भारी गुजरता है। फिर मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से हमने देखा कि जो भी फैसला उनके खिलाफ आया जुम्मे के ही रोज़ आया। आज एक और जुम्मा है, लेकिन क्या ये जुम्मा, हुक्मरान तो चले अपनी जगह, आखिरी बजट है इस हुकूमत का, अवाम पे भारी तो नहीं होगा, नए टैक्सेस तो नहीं लगेंगे क्योंकि IMF का बजट है। और जब IMF का बजट होता है, ठीक है कि हम मजमूई तौर पर ये समझते हैं कि IMF कोई विलन है हमारी ज़िंदगियों के अंदर, IMF मईशत के लिए कोई विलन है, लेकिन अगर आम अल्फाज के अंदर सादगी के साथ, ठंडे दिल के साथ देखा जाए तो IMF हमसे कोई गैर ज़रूरी काम नहीं कराता। वो ये ज़रूर बताता है कि अपने गैर ज़रूरी खर्चों को कम कैसे करना है, अपने गैर ज़रूरी मामलात को समेटना कैसे है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी कह दिया कि हमारे टैक्स पेयर्स की मनी है, आप अपने टैक्स पेयर्स की मनी को बढ़ाएं, अपने टैक्स के हुजूम को बढ़ाएं और हमारे टैक्स पेयर्स की मनी को इस तरीके से ज़ाया ना करें। ये वही ममालिक हैं जो इससे पहले हमें इमदाद देते रहे और ये कहते रहे कि जहाँ इस्तेमाल करनी है करते रहें। बहरहाल एक सख्त बजट की तवक्का है। इसाक डार साहब कहते हैं कि सख्त माशी फैसले इस साल भी जारी रहेंगे। कौन से ऐसे माशी फैसले थे जो इस साल भी जारी रहेंगे, उसका भी जायज़ा लेंगे। सारा दिन ही आपके साथ रहेंगे, फिर बजट की तकरीर होगी, उसके बाद बजट के ऊपर जायज़ा लेंगे और फिर हमारा जो प्रोग्राम बयानी है उसकी तरफ चलेंगे। कुछ जायज़ा लेते हैं कि कौन से सख्त ऐसे माशी फैसले हैं कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर रिलीफ नहीं होगी। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि रिलीफ के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तमाम ही लोग कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा, माहिरीन मईशत भी कह रहे हैं। कोई एक इकॉनमी का एक्सपर्ट ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि बजट के साथ ठंडी हवाओं की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल इब्तिदा करेंगे, वसीम शाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया मेहताब हैदर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दी न्यूज़ से ताल्लुक़ है, रोज़नामा जंग और दी न्यूज़ से। मेहताब साहब, मैं आप ही से शुरू करूँगा, क्यों इस तरीके से बात की जा रही है कि ये IMF का बजट होगा और रिलीफ के लिए गैप नहीं है? अगर इसको तनाजुर में देखा जाए तो कैसर बंगाली साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने आता है। वो कहते हैं कि हमने बजट को सियासी बना दिया है। तो क्या सियासी तौर पर हम बजट पेश करते हैं, इसमें अल्फाज का गोरख धंधा ज़्यादा होता है? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम बजटरी सिचुएशन है वो वाकई बड़ी प्रिकेरियस है। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर बजट को देखा जाए और एक्सपेंडिचर साइड को देखें तो इट रिवॉल्व्स अराउंड 3 Ds। 3 Ds हैं जिनके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। उसमें सबसे पहले डेट सर्विसिंग है, उसके बाद डिफेंस है और उसके बाद डेवलपमेंट है। आप ये देखें कि हुकूमत पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास जितनी आमदन है उस सारे मुआसिल को अगर सामने रखा जाए तो NFC का शेयर उन्होंने देना है। उसके बाद हुकूमत के पास बचता सिर्फ ये है कि वो अपनी डेट सर्विसिंग कर सके। और ये साल इस वजह से भी यूनिक है कि ये डेट सर्विसिंग भी पूरी नहीं होगी। अगर 100 रुपया टोटल आमदन है और मुआसिल जो समूह को देने हैं, उसके बाद हुकूमत के पास तकरीबन 65 रुपए बचेंगे, जबकि जो डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है वो 75 रुपए की है। बिल्कुल। यानी इस टाइम 1000 अरब रुपया कम अज कम हुकूमत को डेफिसिट यानी कर्जा लेकर अपने जो पहले से मौजूद कर्जे हैं उनका प्रिंसिपल और मार्कअप जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश करी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, सैलरीज के लिए, पेंशन के लिए, सब्सिडीज के लिए, सबवेंशन के लिए, ग्रांट्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए हुकूमत को मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। तो ये बुनियादी वजह है कि हम अपनी चादर के अंदर पाँव नहीं फैला रहे, चादर से निकल रहे हैं, तो इस वजह से हमें मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं और कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर IMF आपको क्या कहता है? IMF ये कहता है जी आप अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाएं, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। बिल्कुल ठीक। ऐसी वक्त नहीं है कि जब ये इलेक्शन ईयर है और अगले साल इलेक्शन मुतवक्को है, तो ऐसी वक्त में कोई सीरियस किस्म की रिफॉर्म्स की तवक्को रखना और एक जाने वाली हुकूमत से तवक्को रखना कि जिसने अगले साल इलेक्शन लड़ना हो, आई डोंट थिंक कि ये वो करेंगे। वो कोशिश ये करेंगे कि पैच वर्क करें,
नंबर्स क्रंचिंग की कोशिश करेंगे, कुछ टारगेटेड सब्सिडीज देने की कोशिश करेंगे, सैलरीज और पेंशन में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लेकिन वो इंक्रीज जो ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो इस टाइम 29% मेहताब साहब आपने कहा टारगेटेड सब्सिडी, तो टारगेटेड सब्सिडी की गुंजाइश तो अब सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही हमारे पास है, इसके अलावा तो अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जहां पे सब्सिडी दी जाए। तो ये कॉन्सेप्ट अब खत्म नहीं होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से सब्सिडीज का, क्योंकि जिन माशी हालात में हम फंस चुके हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम आप ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको हमने इस साल 400 अरब रुपए कर दिया और अगले साल तो ये है कि इसको तकरीबन 430 या 450 अरब रुपए तक इसकी एलोकेशन होगी। बुनियादी तौर पे इसके अलावा कुछ जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए फूड के ऊपर सब्सिडीज की बात है, यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू उनको जो है वो सब्सिडी फ्राहम करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है, दो जगह हो गई। प्रॉब्लम ये है कि ये बातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना ये खासा मुश्किल है। और आप देखना ये है इस बजट में किस तरह का मैकेनिज्म ये डिवाइस करेंगे कि जिसके नतीजे में ये जो टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम एक हुकूमत बना रही है और तो है कि इस बजट में वो पेश करेंगे, लेकिन असल प्रॉब्लम ये होगी कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। वसीम साहब, मैं वसीम साहब की तरफ आता हूँ। मेहताब साहब, अगर आप मेरे साथ ही रहे, मैंने इस्लाहात से मुतालिक एक सवाल आपसे पूछना है, लेकिन मैं वसीम साहब से भी ज़रा, आपने जो बातचीत की इब्तदाइया, हम आपकी मदद से जो है वो हमने जो तरतीब दिया है उसके हवाले से ज़रा वसीम शाहिद मलिक साहब से भी पूछ लूँ। वसीम साहब, आप क्या समझते हैं? जिस तरह मेहताब साहब ने कहा कि हमारे पास गुंजाइश बहुत थोड़ी है टारगेटेड सब्सिडीज़, क्योंकि हर फर्द ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी छूट मिल जाए। गरीब आदमी, मुतवसत तबके का आदमी किसी न किसी उम्मीद के आसरे में बजट की इस पूरी तकरीर को सुनता है कि शायद टैक्स तो चले, इतना बड़ा शायद उसका मसला ना हो, लेकिन उसका मसला ये होता है कि शायद बिजली के यूनिट के ऊपर कुछ पैसे छूट जाएंगे, किसी चीज़ के ऊपर मुझे सब्सिडी मिल जाएगी। फिर हुकूमत ने गुलशरी छोड़ी थी कि हम पेट्रोल के ऊपर बाइक वालों को सब्सिडी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कोई रिलीफ का इसमें सामान भी होगा बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बजट हमारा इस वक्त 2023-24 के लिए प्रेजेंट होने जा रहा है आज, इसमें अगर आप अपने मुआशी हालात को देखें तो मेहताब साहब ने बिल्कुल इसका सही तज्ज़िया किया। हमारे पास गुंजाइश एक्चुअली नहीं है। जब गुंजाइश नहीं होती तो फिर गवर्नमेंट, जो आपने पहले भी कहा कि क्या ये एक सियासी बजट होगा या नहीं होगा, तो मेहताब साहब ने ज़रा सादा अल्फाज में बताया कि 100 रुपये है तो उसमें से 65 रुपये इधर होंगे, 35 रुपये इधर। मैं ज़रा थोड़ा सा इसके नंबर्स जो एक्चुअल हैं उसके करीब के ज़रा नंबर कोट कर देता हूँ कि हमारा जो लास्ट टाइम हमने अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स रखी थी बजट में, जो अभी साल गुजर रहा है इसके लिए, ये 3950 अरब रुपया था, जो कि हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट के नेट रिसोर्सेज होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के नेट रिसोर्सेज से मुराद जो उसके FBR के टैक्सेस हैं या फिर जो नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं, और फिर डिविजिबल पूल टैक्स में से जो प्रोविंशियल शेयर निकल जाता है उसके बाद जो बचता है, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास उसकी अपनी आमदनी है, वो तकरीबन 5000 अरब रुपया थी। और 4000 के करीब हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट्स थी हमारी। बिल्कुल। लेकिन जो एक्चुअली हुआ इस साल के दौरान वो ये है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स उस वक्त फोरकास्ट की गई थी उससे कहीं ज़्यादा हुई, और अब जो रिवाइज्ड नंबर हमारे सामने आ रहा है वो तकरीबन 5500 अरब रुपए का है। तो जिस हुकूमत की कुल आमदनी 5000 अरब रुपया हो, वो 5000 अरब रुपया भी इस एस्टीमेट पे है कि अगर जो FBR का टैक्स का टारगेट है वो मीट हो जाए, जो कि नहीं होगा, कम से कम 400-500 अरब से कम होगा, वो भी ना मीट हो, तो फिर तो आपका 4500 अरब रुपया जो आमदनी रह गई और 5500 अरब रुपया जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। अब अगर आप बजट की बात करते हैं तो बजट के हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स और एक होते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर्स। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो कि आपके बजट में प्रेजेंट जरूर होते हैं लेकिन असेंबली उन पे वोट नहीं करती, ठीक है, और वो वोट से कट नहीं हो सकते, यानी कि इसका मतलब है इन एनी केस पे करने हैं, और उसमें से सबसे बड़ा जो शेयर है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स का ही है। ठीक है। इसका मतलब है इस साल में 5500 अरब हमें इन एनी केस देना पड़ा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। दूसरी तरफ जो है वो आमदनी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास गुंजाइश हो कैसे सकती है? 1000 अरब रुपया तो हमारी आमदनी सिर्फ हमारी इंटरेस्ट पेमेंट से कम है। यही नंबर अगर किसी और तनाजुर में साग डार साहब ने कहा था कि हम दायरे के अंदर फंस चुके हैं,
उन्होंने इंटरेस्ट रेट के हवाले से कहा था, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, आप नहीं समझते कि हम दायरे के अंदर फंसे हुए हैं अपने माशी मामलात के अंदर, कि एक पेपर आता है, उस पेपर के ऊपर चंद जो है वो आदाद शुमार लिखे होते हैं, फिर अगले साल फिर एक और पेपर आता है, लेकिन लोगों की जो हालात ज़िंदगी हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी एग्जैक्टली देखिए, हमने हमेशा जो मईशत है इसको बजट वाले दिन हमें ज़्यादा याद आती है, और ज़्यादातर पाकिस्तान में कल्चर बजट वाले दिन ही, बजट नो डाउट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है आज, जैसे आपने शुरू में कहा कि जुम्मे का दिन है और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, नो डाउट है, और बजट की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन बजट जो है वो हमेशा आपकी जो अदरवाइज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं उसका एक फाइनल आउटकम होता है। तो अगर तो आप बजट को नंबर्स के तनाजुर में देखेंगे तो ये याद रखें कि जिस हुकूमत की आमदनी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट से कम है वो सियासी बजट ही दे सकती है, बिल्कुल वो अवाम को कोई रिलीफ दे ही नहीं सकती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ नंबर्स जो जरा ज्यादा अपील करते हैं आवाम को, उनको हम इंक्रीज दिखा दें। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीज में इंक्रीज दिखाएंगे, 20% की एक खबर आ रही है, एक 30% की आ रही है, तो ये जरा नंबर अपीलिंग होगा, तो आवाम के लिए ये अपीलिंग तो हो सकता है, लेकिन इसकी भी रियलिटी ये है कि आपका इस साल जो इन्फ्लेशन रेट है वो अभी तक जो क्लोज हो रहा है मई तक वो 29% पे है, तो एवरेज कर लें इस साल का 30%। तो अगर आपकी सैलरी 30% भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन रेट भी 30% है, तो हकीकत में तो सैलरी में इंक्रीज जीरो हुआ है। और हकीकत में देखा जाए तो वो भी नहीं होता, उस तरीके से नहीं होता। शाह साहब, सबके लिए पैसे थोड़ी बढ़ते हैं। मैं मेहताब साहब को मैं चाह रहा था एक दो चीजों के अंदर और भी इन्वॉल्व कर लूं। मेहताब साहब वो कहते हैं कि जी थोड़ी देर में दोबारा हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो एक बड़ा अहम सवाल है इस्लाहात की। जब हम बात करते हैं तो इसाक डार साहब ने एक जुमला ऐसा कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो मुझे तमाम बातों का जो आज हम करेंगे या अभी तक हम कर चुके हैं, मुझे सबसे अहम महसूस हुआ। उन्होंने कहा डॉलर और सोने के अंदर जो है वो सेविंग ना करें, सरमायाकारी ना करें, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे कोई कानून साजी भी हो रही है, क्योंकि इसकी भी तलात है। और अगर कानून साजी हो रही है तो हुकूमत ख़ुद कितनी संजीदा होगी और अशराफिया से ये पैसा निकलवाया कैसे जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है बजट पे। अल्फाज का गोरख धंधा आज पेश होगा आपसे कुछ देर बाद। उसके बाद आवाम की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा। वसीम शाहिद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन करते रहेंगे। मईशत पे बात करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सियासत पे तो बड़ी बात हुई, नई सियासी पार्टियां भी आईं, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि अब तक कोई संजीदा कोशिश हुई है। मेहताब भाई, मैं आपकी तरफ ही आता हूं। अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी तस्दीक कर दीजिएगा ताकि मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आऊँ। बस ठीक है, प्लीज़ जी। अच्छा मेहताब साहब, ये फरमाइएगा कि इसाक डार साहब ने फरमाया कि लोग डॉलर और सोने में सरमायाकारी के बजाय, उसे महफूज करने के बजाय, उसे ज़ख़ीरा करने के बजाय अच्छा काम नहीं कर रहे, उसको बाहर लेकर आ जाए। सुना कानून साजी भी कोई हो रही है, खबर क्या है? और आपको लगता है कि इसमें कोई अशराफिया संजीदा होगी अपने लॉकर से डॉलर निकालने में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि डॉलराइजेशन की हमायत तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये इशू एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स से इस तरह से ठीक नहीं होगा। आप कानून साजी जितनी कर लें, मसला ये है कि हमें अपने इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को ठीक करना पड़ेगा। जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे तब तक आप देखिए ना, स्मगलिंग है, स्मगलिंग की पाकिस्तान में इजाजत तो नहीं है कानून के तहत, लेकिन हो रही है। क्यों हो रही है? आपके इंसेंटिव्स को ठीक करना पड़ेगा। जब तक इंसेंटिव्स ठीक नहीं होंगे उस टाइम तक उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव उसके जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो बुनियादी तौर पर कानून साजी करना एक अच्छी बात है, आप बिल्कुल करें, ताकि आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास इनेबलिंग हो, अगर कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ एक्शन हो। फंडामेंटल्स ठीक करने की जरूरत है। और फंडामेंटल्स किस तरह ठीक होंगे? हमें डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है पाकिस्तान, बिल्कुल डॉलर्स हमारे पास नहीं है। हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम डॉलर्स कमा सकें। और डॉलर्स कमाने का क्या तरीका है? डॉलर्स कमाने के देखिए बुनियादी तौर पे 3-4 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं? हमें बुनियादी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, जो कि टैक्सेशन की सूरत में और एनर्जी कंस्ट्रेंट्स की सूरत में, इतनी एनर्जी महंगी है, इसको हम चीप एनर्जी की तरफ लेकर जाएं, डाइवर्सिफाई करें उसको,
एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान में सिर्फ टेक्सटाइल के अलावा कोई एक्सपोर्ट्स की चीजें नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। को डाइवर्सिफाई करें। पाकिस्तान में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान में हर आदमी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपना रोल प्ले करे। दूसरी तरफ FDI को बढ़ाने की कोशिश करें और रेमिटेंसेस को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके बाद फिर बाकी जो है वो कर्जों पे आ जाता है। इसीलिए फौरी तौर पे जरूरी है कि हम IMF का प्रोग्राम रिवाइव करने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म में हमारे पास कोई हल नहीं है। कानून साजी कर लें, अमल दरामद कर लें, लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ को यूज कर लें, लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटल्स को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन मेहताब भाई, क्वेश्चन अभी आप ही के गुफ्तगू से एक पैदा होता है कि ये जो प्रोग्राम है जिसका 9th रिव्यू होना था 30 जून को मुकम्मल होने वाला, ये होगा या बस अब अगले प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं? देखें, आज का जो दिन है बड़ा डिपेंड कर 2 इश्यूज हैं, बल्कि 3 इश्यूज हैं जो पेंडिंग है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का IMF कहते हैं 6 बिलियन है, हम कहते हैं 4 बिलियन है। वो कहते हैं 6 बिलियन को मैनेज करें तो वो $2 बिलियन का वो फर्क है। दूसरा जो आज सबसे इम्पोर्टेंट है, हम एक ऐसा बजट पेश करें जो IMF के प्रोग्राम और गाइडलाइंस के साथ मुताबिकत रखता हो। और तीसरा ये है कि हम एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश न करें। ये 3 चीजें हैं। अगर इन 3 चीजों पे अमल कर लें तो ऐसा चंद दिनों में ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और बाय एंड जून तक पाकिस्तान IMF का नवा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्रीज से हटकर शॉर्ट्स लगाने की कोशिश की तो ना IMF का प्रोग्राम होगा, और 11 या 12 अगस्त को इनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, ये टेन्योर कंप्लीट करके चले जाएंगे और फिर पहला क्वार्टर जो है वो उसमें प्रॉब्लम। अच्छा, अब मेहताब भाई एक सवाल और पैदा होता है। इसाक डार साहब कहते हैं कि जी ब्लूमबर्ग के मुताबिक भी 240 रुपए पाकिस्तान का डॉलर रेट है। तो जब कंट्रोल की हम बात करते हैं, हुकूमत अगर सख्त मेजर्स करे, बैंकों को जो है वो पूछे, बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करे, ओपन मार्केट के अंदर जो है वो मदाखलत करे, तो क्या उसको भी डॉलर कंट्रोल करने की कोशिश कहा जाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पे ये सारे तरीके हम पहले आजमा चुके हैं। आप ये देखें कि इस हुकूमत जब आई थी उन्होंने कहा था कि जिन बैंक्स ने बड़े लॉफ्टी प्रॉफिट्स कमाए हैं एक्सचेंज रेट की मैनिपुलेशन के ऊपर, हम उन पे पेनल्टी लगाएंगे, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। एक काम भी नहीं कर सके, दोनों काम नहीं किए थे। अभी आज के बजट में ये तवक्को है कि जिन बैंक्स ने वो लॉफ्टी प्रॉफिट ये सेक्टर्स ने कमाए हैं पिछले चंद माह के दौरान, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए जो उनका प्रॉफिट है उसके ऊपर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर। इसके चांसेस है। पिछली दफा IMF ने ये नहीं लगने दिया था। तो बुनियादी तौर पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स चल सकते हैं। आप ये देखिए कि अभी वो जो आपने किया था क्रेडिट कार्ड को, आपने इंटरबैंक रेट पे किया था तो ओपन मार्केट में डॉलर जो नीचे आया था, लेकिन फिर क्या हुआ? चंद दिनों के अंदर अब वापस चला गया। क्यों वापस चला गया? वापस इसलिए चला गया कि फंडामेंटल्स ठीक नहीं थे। फंडामेंटल्स से मुराद ये है कि हम डॉलर्स आए हमारे पास। आप ये देखिए कि जो लास्ट कल आया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, स्टेट बैंक के जो हेल्थ रिजर्व्स है वो 4 बिलियन डॉलर से भी नीचे चले गए हैं, 3.9 पे खड़े हैं। तो जब तक हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ पैच वर्क हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल लेवल पे ये काम नहीं होगा। पैच वर्क शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, वो आपको करने चाहिए। लॉस के अंदर जो चेंजेस की जरूरत है वो जरूर कर लें, लेकिन हमें फंडामेंटल को ठीक करना पड़ेगा। फंडामेंटल, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि बुनियाद हम ठीक नहीं कर रहे, ऊपर से सीमेंट डाले जा रहे हैं। मेहताब साहब, मैं ज़रा वसीम साहब की तरफ भी आऊँ। वसीम साहब, आप मुत्तफिक हैं मेहताब साहब से? वो ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ पैच वर्क कर रहे हैं, और महसूस भी ये होता है कि पैच वर्क है, बल्कि जहाँ पर इंतजामी गिरफ्त की अगर हम बात करें, बैंकों के मुनाफे की बात करें, बड़ी जो है वो हाहाकार मची थी कि जी बैंकों ने बड़ा पैसा कमा लिया, डॉलर की फ्लक्चुएशन से, रेट के डिफरेंस से बैंकों ने जो है वो बड़ा मुनाफा कमा लिया, उनके खिलाफ स्टेट बैंक कार्रवाई करेगा। फिर ये ओपन मार्केट डॉलर, क्रेडिट कार्ड, ये सारी गुफ्तगू भी हमने सुनी, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो क्या ये पैच वर्क ही हमारी मईशत की तबाही की वजह है? जी, मेहताब साहब ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया वो किया कि डॉलर का इनफ्लो कैसे बढ़ाया जाए, और उन्होंने 4-5 उसके सोर्सेज बताए। सर, वो तो इस्लाहात है ना, वो तो एक इस्लाहात है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। वो तो एक बड़ी लेवल की इस्लाहात है जो हम करने चाह ही नहीं रहे ना। ये तो बड़ा आसान सा तरीका है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। हम टेक्सटाइल के अलावा किसी सेक्टर को समझते नहीं है कि वो एक्सपोर्ट के काबिल है।
देखें, इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि आप कभी भी मईशत को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से नहीं चला सकते। मेहताब साहब ने बिल्कुल सही बात की कि अल्टीमेटली यू हैव टू चेंज योर इंसेंटिव स्ट्रक्चर। अब इंसेंटिव स्ट्रक्चर में उन्होंने जो बात की ना, मैं उससे थोड़ा सा हट के एक और बात करना चाहूँगा, उसमें ऐड करना चाहूँगा। वो बात ये है कि आपने, चूँकि आपका एक्चुअल क्वेश्चन इस पे था कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है, तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट ना करें और आप रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखें, एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपका वो है कि जिससे आपका डॉलर का इनफ्लो बढ़ता है, जबकि एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर ये है कि जो हम लोगों ने, हमारी आवाम ने डॉलर्स होल्ड किए हैं, उसके पीछे भी तो रीज़न है। हमारे पास रियल इन्वेस्टमेंट की क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? पाकिस्तान में अगर आप देखें तो गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज और रियल एस्टेट के अलावा अपॉर्चुनिटी क्या है किसी के पास इन्वेस्टमेंट की? अगर कोई बिजनेस जो है वो रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, तो क्या हमारा सिस्टम उसे फैसिलिटेट करता है या हमारा सिस्टम उसे उल्टा डिस्करेज करता है? कितने तरफ के एनओसी लेने पड़ते हैं कमर्शलाइजेशन के लिए? एक बिजली का मीटर लगाने के लिए कितना टाइम दरकार है और कितने चेक पापड़ बेलने पड़ते हैं? तो सवाल ये है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट, ये कभी भी नहीं होगा कि आप कहें कि जी हम एक्सचेंज रेट को स्टेबल करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट या उसकी होल्डिंग को खत्म करके, वो आप कभी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। वसीम साहब, मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी तर्जुमान भी हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। बहस जो इस वक्त चल रही थी, बहस क्या बल्कि हम समझने की, सीखने की कोशिश कर रहे थे। इसहाक डार साहब कहते हैं लोग डॉलर और सोने में सरमायाकारी ना करें, इसका कोई फायदा नहीं है। और साथ सुना है कि कानून साजी भी कोई ऐसी होने जा रही है कि जिसमें डॉलर की जखीरा अंदोजी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि ये संजीदा इकदाम हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? लोग डॉलर निकाल लेंगे, अशराफिया को फ़र्क पड़ेगा, जो है वो लोगों के घरों के अंदर अलमारियों में रखे हुए और बैंकों के लॉकर से डॉलर निकल कर बाहर आ जाएंगे और फरावानी हो जाएगी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फवाद भाई, आप ठीक होंगे, उम्मीद है। जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं, हमारे जितने भी वज़रा है ना, आज तक उनको एक बात समझ नहीं आई। ये जो कानून साजी होती है ना, वो क्रिमिनल एक्ट के लिए की जाए तो बेहतर है। माशी एक्ट के लिए कानून साजी नहीं की जाती, आपको चीजों को अट्रैक्टिव करना होता है। अब मैं आपको जबरदस्ती कोई चीज नहीं बेच सकता दुकानदार होकर। आप लेने आए हो एक ब्रांड का शैम्पू, मैं आपको दूसरे ब्रांड का नहीं बेच सकता। बेशक आप वो महंगा ब्रांड का लेके जा रहे हैं, मैं आपको कितना भी कह दूं ये सस्ता वाला ले ले, अच्छा है, आपके जो जहन में चीज होगी ना, आप क्योंकि उससे सेटिस्फाई होंगे उस चीज से। तो किसी भी चीज, जैसे जो मईशत के लिए पहला असूल है, क्योंकि हमारे ये ज्यादातर लोग जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो बनते हैं वो माशी अमूर के माहिर नहीं होते, वो उनकी अलग एक्सपर्टीज होती है। पहली चीज ये होती है कि आप उस एसेट को अट्रैक्टिव बना लें। अगर जहां पे अट्रैक्शन होगी ना, वहां पे सरमायाकारी होगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जमीन रुपयों में खरीदी जाती है ना, उसमें अट्रैक्शन है, वो सोने से और गोल्ड से ज्यादा खरीदी जाती है। सोना और गोल्ड तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो डॉलर और सोना, ठीक है ना, लेकिन वो अट्रैक्टिव है। उसकी वजह ये है कि जो भी है कि उसमें आप ब्लैक मनी पार्क कर लें और चीजें हैं। इसी तरीके से अगर आपने चाहते हैं कि सोना और डॉलर में लोग सरमायाकारी ना करें, तो पाकिस्तानी जो असासे हैं या पाकिस्तानी जो कारोबार है या स्टॉक मार्केट है या बॉन्ड है या हुकूमत जो ट्रेजरी बिल के नोट इशू करती है, उसको अट्रैक्टिव बनाए कि वो इतने अट्रैक्टिव हो कि लोग उसको जो है डॉलर बेच के, गोल्ड बेच के। और हमने कई दफा देखा पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि लोगों ने काफी अरसे के लिए डॉलर लेना छोड़ दिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया या कारखाने लगाए, या जो गवर्नमेंट ने स्कीम सरमायाकारी की थी, जैसे ऑटो पॉलिसी दी थी, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया था, तो आपको वो करना होगा। ये सिर्फ सरमायाकारी से आप समझ रहे हैं कि लोग गोल्ड छोड़ देंगे, डर जाएंगे। भाई ये पाकिस्तान में जो है ना, मतलब 75 साल से स्मगलिंग हो रही है, रोक सके कोई आज तक? ऐसे ही है। कितनी कानून साजी है, कितने सख्त कवानीन है। इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के कितने सख्त कवानीन है, कोई रोक सके आज तक? उसी तरह आपका वजीर खजाना खुद आजकल रोजाना कहता है कि जी डॉलर स्मगल होता है बाहर से, बॉर्डर से। तो इनको जो है ना, देखें, डंडे से कोई काम नहीं होता, पॉलिसी और अट्रैक्शन से। अट्रैक्टिव बनाएं चीजों को। तो ये कानून साजी अच्छी बात है, कर लें, लेकिन उस कानून साजी से लोग जो है ना बाज नहीं आएंगे। लोगों के लिए आप अट्रैक्शन डालें पाकिस्तानी रुपए में चीजें खरीदने की, और पाकिस्तान के एसेट्स को कीमती बनाएं। और वो कैसे होगा? अगर आपकी मईशत जो है उसमें जान होगी, आपकी मईशत में जो है ना लोग इंटरेस्टेड ज्यादा होंगे चीजें खरीदने में से बजाय बेचने के।
तो खुद ब खुद पाकिस्तानी एसेट, पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी बॉन्ड, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की रियल स्टेट सब अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो अच्छा, ये मुजम्मिल भाई एक सवाल पैदा होता है, जो मुजम्मिल भाई सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज हम एक अच्छा बजट देने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक, खुद IMF की जो पाकिस्तान की हेड है उन्होंने भी कहा कि हमारी ही ख्वाहिशात के मुताबिक अगर बजट होगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। उम्मीद है कि IMF जो है वो उसकी मामलात को सामने रखा जाएगा। तो आप क्या तवक्का कर रहे हैं, पाकिस्तान IMF की तवक्कात को, मालियाती इदारों की तवक्कात को सामने रखते हुए बजट बना रहा होगा जो पेश होगा अब से 1-1.5 घंटे के बाद, या हम कोई ऐसा छक्का मारने की कोशिश करेंगे जैसा हमने किया था, सब्सिडी का अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम बाइक के अंदर पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी देंगे? देखिए, बजट तो इस वक्त तक बाहर आ चुका है ना। जब आप 6,000 अरब रुपए का खसारे का बजट देने जा रहे हैं, जिसमें पता नहीं 1,000-1,500 अरब रुपए की सब्सिडी है, और जो है टैक्स की छूट आज ही अखबार में आई है कि 2,300 अरब रुपए की सिर्फ पिछले साल दी थी, तो आप कोई ऐसी तवक्को ना करें कि ऐसा बजट आ रहा है जो IMF के मेयार के हिसाब से हो या IMF की गाइडलाइन के हिसाब से हो। नंबर 1। नंबर 2, ये बजट पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद बजट है। उसकी वजह यह है कि पहली दफा ऐसा होगा कि जितना आपकी टैक्स की महसूलात हैं उससे ज्यादा आपकी सूद की अदायगी है। लेकिन टैक्स की महसूलात में जब वो बोल रहा हूँ कि 9,200 अरब रुपए अगर ये हासिल कर सके, इस साल तो 7,000 अरब की भी सवालिया निशान है, 9,200 अरब का ये तखमीना रखेंगे जो नामुमकिन है, चले मान लेते हैं कि हो जाएगा, उसमें से 5,150 अरब रुपए जो है चले जाएंगे आपके सूबों, बाकी पीछे बचते हैं 3,850 अरब, और खुद हुकूमत 7,300 अरब सूद की अदायगी के लिए इन्होंने इस साल की रखे हैं। तो जो बजट में पहली दफा आपके नेट महसूलात आपकी सूद से भी आधी बची हो, तो आप रिलीफ कहां से देंगे? और आप ये रिलीफ उधार पे देंगे, और उधार पे भी 21% शरह सूद जो 76 साल का सबसे बुलंद तरीन है उस पे हासिल, और अगर आपको मिल गया वो कर्ज तो अच्छा, आप मतलब रिसोर्सेज ही नहीं है ना। एक चीज होती है ना कि आपके पास वसाइल हो तो उस वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करके कोई चीज को कम करें, कोई चीज को ज्यादा करें। इस दफा तो पहला मुनफरिद बजट है कि आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं है, और दूसरा आपको कर्ज देने वाले लोग भी बहुत कम हो गए हैं। बैरूनी तो बिल्कुल ही हुआ है, IMF बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी जी। तो वो एक अल्फाज होता है ना, फोन नहीं उठाना किसी ने, तो फोन ही नहीं उठा रहा कोई आपका कि जी हमें आप कर्ज दे दें या ये दे दें। तो हालात जो है ना उस मामले से तो बहुत टाइट है। और जो जैसे मैंने आपको कहा, बजट तो अखबारों में, मीडिया में चल ही रहे इतना तरक्याती। अब देखें 1150 अरब रुपए तरक्याती बजट आप ऐलान कर देते, पिछले साल भी ऐसा ऐलान किया, तो उसके आधा भी नहीं खर्च करते आप, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप 5,000 इस वक्त आपको अगर रिलीफ मांगना है ना फवाद भाई, तो आप सूबों से मांगे 5,000 अरब रुपए उसको सिर्फ वफाक से जो है ट्रांसफर, यानी कि आप ये कहते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर जो है वो हमला करके एक हुकूमत नया सियासी महाज खोलते हैं। हमारे यहाँ तो ये फौरन सियासी मसला बन जाता है ना जी। नहीं, खुद मुख्तारी नहीं मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि सूबे अपने बजट से आवाम को मैक्सिमम रिलीफ दें। ये मुजम्मिल भाई, जिस मुल्क के अंदर, मुजम्मिल भाई कता कलामी की मादर, जिस मुल्क के अंदर बलूचिस्तान इस बात पे बाइकआउट करके बैठा हो कि जी आपने हमें पैसे पूरे नहीं दिए, लिफ्ट नहीं कराया। सिंध में अगर आप बात करके देखें तो एहतजाज एक तरफ शुरू हो जाता है, और तो और इस दफा पंजाब ने भी कहा कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हो गई हैं। तो यहाँ तो ये हम सोच ही नहीं सकते ना कि सूबों को हम छेड़े 18वीं तरमीम के बाद। मैं ये कह रहा हूँ सूबे पंजाब को पैसे नहीं दे अपने, पंजाब सिंध को नहीं दे, बलूचिस्तान सरहद को ना दे। ये जो इनको पैसे मिल रहे हैं वो अपनी आवाम पे लगा दें, बजाय ये कि उनकी 50-50% तनख्वाहें बढ़ा। मैं आपको बताऊं पिछले 5 सालों से ऐसा हो रहा है कि जितने इजाफी वसाइल खास तौर पे सिंध हुकूमत को जाते हैं उसका 66% वो अपने ही मुलाजमों की तनख्वाहों में बढ़ा के पूरा कर देते हैं। तो बाकी जो है 34% आवाम के लिए रह जाता है। उसमें भी आपको पता है फिर गड़बड़े कैसी होती है। तो इस दफा जो है मतलब 5,000 अरब रुपए का आपको पता है पाक फौज का इस दफा बजट होगा 1,800 अरब, और सिर्फ वफाक से पंजाब को जो है 2,500 अरब से ज्यादा ट्रांसफर होगा। इसी तरह सुबह सिंध को जो है 1,500 अरब रुपए ट्रांसफर होगा, 1,400-1,500। तो इतने सारे पैसे हैं, और इनकी ना इन्होंने कर्ज की अदायगी करनी है, ना इन्होंने दिफा में पैसे खर्च करने हैं, ना इन्होंने जो है कोविड आता है तो उस पर पैसे खर्च करने हैं, सैलाब आता है तो वफाक से पैसे मांगते हैं। इतने सारे पैसे भी अगर होने के बावजूद ये आवाम पे खर्च नहीं कर पा रहे, या आवाम को सहूलतें नहीं दे पा रहे, रिलीफ नहीं दे पा रहे,
तो फिर तो सवाल कर लेना। आप, मैं ये कह रहा हूँ आप इनसे सवाल ना करें, इनको कि ये पैसे मिल रहे इसका करना क्या है। और अगर सिर्फ तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं तो फिर हम सारे टैक्स जो है ना जितना बढ़ रहा है या हम पे बोझ डल रहा है वो सरकारी मुलाजमीन की अयाशी और उनकी तनख्वाहों के लिए। मुजम्मिल भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कॉलम नवीस हैं, माशी अमूर के ऊपर महारत रखते हैं। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि सूबों के ऊपर भी ज़रा सोचना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं आप उनका कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ा सख्त सेंटीमेंट सामने आता है। सिर्फ बात करने के ऊपर ही बहुत सारे लोग क्लिप निकाल के ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पोस्ट करेंगे और कहेंगे जी ये जो है वो हर सूबे का बंदा कहेगा मेरे साथ ज्यादती हो गई। तो बगैर किसी ज्यादती के क्या सूबों को ये कहा नहीं जा सकता कि जी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय कुछ थोड़ा काम भी कर ले? जी बहुत शुक्रिया। अभी जब गुफ्तगू हो रही थी तो बीच में एक आपने शायद सवाल पूछा सूबों पे हमले का। भाई सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान की माशी सालमियत पर तो 18वीं तरमीम के जरिए हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो हमला हुआ और आपने सूबों को इतना कुछ दे दिया, लेकिन ये सोचे समझे बगैर दे दिया कि आखिर में वफाक का क्या होगा। और आज वफाक आपका 18वीं तरमीम से पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इसलिए आपको मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है और मुश्किल इक़दामात की ज़रूरत है। कोई खुश हो या नाराज़ हो, पाकिस्तान की माशी सेहत और ख़ास तौर पे जो इस वक्त अंदरूनी कर्ज़ों की भी जो सूरत हाल है वो भी बहुत गंभीर है, बाहर के कर्ज़ों की तो है ही है। और ये जब तक के कोई एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक कह लीजिए ये लफ्ज़ लोगों को लोग खुश नहीं होते सुन के, लेकिन कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग जब तक ऐसी कोई सूरत हाल ना हो, आप बैनुल अक़वामी सतह पे ये कुछ करेंगे तो वहाँ से पूछा जाएगा कि आपके अंदर यानी मुल्क के अंदर जो बैंकों से आपने कर्जे लिए हैं, जो कसीर रकम है, उसका आप क्या कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल, ये कदम उठाना और इसमें अहदाफ हासिल करना मुश्किल तो होगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि जब तक कि आप फैसला नहीं करेंगे, पाकिस्तान की हैसियत बदकिस्मती से एक ऐसे मरीज की है जो रोज बरोज कमजोर हुआ है और आगे भी कमजोर होगा। जिस रास्ते पे अब हम चल रहे हैं, ये रास्ता पाकिस्तान की सेहत को बरकरार करने का नहीं है। और इसलिए इसके बारे में बुखारी साहब बजट दस्तावेजात सामने तकरीबन आ चुकी हैं। मुजम्मिल साहब कहते हैं कि सब्सिडीज़ के नाम पे भी आपने काफ़ी पैसे रखे। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर करता हूँ, मैं मुजम्मिल साहब से इख्तलाफ करूँगा, लेकिन आपको लगता है कि हम इसमें कोई बहुत बड़ी IMF की वायलेशन करने जा रहे हैं जिससे 9th रिव्यू नहीं होगा और ये 30 जून को हम बगैर उसके हाथ मल जाएंगे और फिर कोई फाइनेंस बिल आएगा, उसके बाद फिर अगले जो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे कि अगला IMF प्रोग्राम कैसे लेना है? हर साल ख्यास आराई बजट के बाद या बजट के वक्त पे ज़रूर होती है कि कोई ना कोई आगे मिनी बजट आएगा, लेकिन वो इस साल तो आप यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि वो होगा। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत, इसकी मियाद वस्त अगस्त तक है, यानी माली साल का, नए माली साल का कोई 1.5 महीना, 8वां हिस्सा। तो ये जो बजट छोड़ के जाएंगे उसके ऊपर एक अबूरी हुकूमत आएगी, क्या वो अमल कर सकेंगे, खासतौर पे अगर IMF से ताल्लुकात अस्वार करने हों, जो कि मैं समझता हूँ और मैं कह भी चुका हूँ, जो कि डार साहब की मौजूदगी में खराब हुए हैं और इस खराबी की उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आएगी, फिर अल्लाह बेहतर जानता है आगे जाके क्या होगा। बुखारी साहब, मैं मुजम्मिल साहब से चाह रहा था, मैंने ब्रेक पे जाना था, अगर मैं मुजम्मिल साहब से कंक्लूड करा लूँ। मुजम्मिल भाई, बजट के हवाले से एक रैपिड अगर आप कोई वो बताएं, तो क्या ये कोई बारूदी सुरंग बिछने वाली है क्या? देखिए, बारूदी सुरंग का तो मुझे नहीं पता, ये अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बात यह कि रोड मैप नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डार साहब ने कल कहा कि जी उनको IMF प्रोग्राम होते हुए मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आ रहा। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगली हुकूमत जब नवंबर में जीत कर आएगी तो वो IMF, उनका हक है IMF नए प्रोग्राम पे बात करना। तो अभी जो आज जो स्टॉक मार्केट के जो राइटिंग करते हैं लोग, उन्होंने लिखा है कि 30 जून को वर्स्ट केस सिनारियो में $1.5 अरब के आपके ज़खायर रह सकते हैं और बेस्ट केस सिनारियो में 4.5। अगर आप बेस्ट केस को भी पकड़ लें तो पाकिस्तान की सिर्फ नवंबर तक अदायगियां जो है इससे कहीं ज्यादा है, तकरीबन $8 अरब से ज्यादा है। तो अगर नवंबर तक आप IMF की नई हुकूमत आने के बाद वो भी बात करेगी तो 3-4 महीने उनको भी लग जाएंगे। तो रोड मैप और जो है ना, कोई प्लान बी जो बोल रहे थे वो भी नहीं बताते, कहते हैं बस प्लान बी है।
तो बड़ा एक जैसे कहते हैं पाकिस्तान एक बड़े मैसिव किस्म के लिक्विडिटी क्रंच में आने वाला है। और वो बारूदी सुरंग कह लें आप उसे, आप उसको वो कह लें कि बेहिसी कह लें। मार्केट जो है कंफ्यूज है, एनालिस्ट कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, होना क्या है। तो मुज़म्मिल साहब, मैं चाहूंगा, मैं ख्वाहिश रखूंगा कि जो आपने बात की आखिर में, अल्लाह करे वो दुरुस्त ना हो। हालांकि ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कबूतर की तरह हम आंखें बंद कर लें कि शायद बिल्ली हमला नहीं करेगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगले घंटे के अंदर दोबारा आएंगे मईशत के ऊपर बात। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खसूसी ट्रांसमिशन है न्यू टीवी की। बजट के हवाले से बजट अल्फाज का गोरख धंधा, आदाद शुमार का गोरख धंधा, उसी पे बात हो रही है। सियासी बजट होगा, रिलीफ का बजट होगा, लगता नहीं है रिलीफ का बजट होगा, लेकिन हुकूमत कहती है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे IMF हमसे नाराज़ हो। और IMF ने भी ये तवक्का जाहिर की है कि हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि जिसकी बुनियाद पर उनको कोई नाराज़गी हो या हुकूमत IMF की किसी गाइडलाइन से हट कर कोई बात कर सके। लेकिन ब्रेक से पहले मेरे साथ मौजूद थे मुज़म्मिल असलम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हुकूमत ने सब्सिडीज़ की मद में बहुत बड़ी रकम रख दी है। हुकूमत बहुत सी ऐसी चीज़ें इस बजट के अंदर कर रही है कि महसूस ये होता है कि वो 1-1.5 महीने के लिए देके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब शायद खाकान अब्बासी साहब का दावा था 2-1 रोज़ पहले, उन्होंने कहा कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है रिलीफ देने की। तो सियासी मुखालफिन कहते हैं कि रिलीफ देने की कोई कोशिश की जाएगी। रिलीफ देने की सूरत में IMF को हम नाराज़ कर बैठेंगे और आगे जो है वो बारूदी सुरंग या इस तरह की कोई चीज़ होगी जो आने वाले वक्तों में 1-1.5 महीने के बाद फौरी तौर पर IMF से रुजू करने के लिए हमें परेशान करेगी। डॉक्टर वसीम शाहिद मलिक साहब इस घंटे के अंदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ 3 बजे तक मौजूद रहेंगे। सरदार यासिर इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं उसी दिल जमई के साथ के जिस तरह से पिछले 1 से 2 के दरमियान मौजूद थे। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं माजरत कहूँ आपसे कि मैं आपको वक्त नहीं दे पाया, लेकिन मैं ज़रा सरदार साहब से कुछ थोड़ा सा हाल हवाल ले लूँ, उसके बाद आप ही की तरफ आता हूँ। सरदार साहब, ये फरमाइएगा, बजट के हवाले से मुज़म्मिल असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ थे, मायूस नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हम आगे जाके 2-3 महीनों के बाद नवंबर के अंदर मज़ीद जो है वो फंस जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ऐसे काम कर जाएगी कि आने वाली हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा बजट हो रहा है कि जो रास्ते के अंदर कांटों की सूरत में अगली हुकूमत जो भी आएगी, जिसकी भी इंतखाब की सूरत में, कामयाबी की सूरत में आएगी, वो मज़ीद मुश्किल में चले जाएगी, जिस तरह ये हुकूमत कहती है कि पिछले में मुश्किल में डाल गए? इसमें तो ये है कि हर हुकूमत दूसरी को ब्लेम करती है, ये नहीं देखते कि मुल्क सबका है। मुल्क होगा तो उसको गवर्न करेंगे। हमें पॉलिसीज इस तरह की लानी चाहिए जिसमें कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी हो। इसी की बुनियाद पे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, लोकल सरमायाकार भी यहाँ पे सरमाया लगाएगा और रेमिटेंस भी आएंगे और बाहर से कंपनीज आएंगी जेवीज करने के लिए, क्योंकि उनको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आज पॉलिसी और है और कल पॉलिसी और होगी। और यही IMF का कंसर्न है। IMF भी ये सोचता है कि आज इनके साथ हम मुतालबे कर रहे हैं, कल किसी और से करेंगे, टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो कोई भी लेंडर हो, लेंडर अपने टर्म्स डिक्टेट करता है और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। अगर हम बात करें पॉलिसी की, देखें चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर आज तक बात नहीं हो सकी, ना डायलॉग हुआ है, ना म्यूचुअल डिस्कशन हुई है। हम किसी भी जगह पे एक प्लेटफॉर्म कमेटियां नहीं बनाई उसके लिए, हमने हर चीज के लिए कमेटी बना दी, सियासी बहरान के लिए कमेटी बना दी, मईशत पे तो बात करने के लिए कोई 4 लोग भी साथ नहीं बैठे आज तक, जो कि रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। अगर आप मईशत के ऊपर काम नहीं करेंगे तो सब कुछ चलता ही उसके ऊपर। देखिए, आपका अगर इस साल भी बजट की बात करें तो एक ह्यूज बजट डेफिसिट है। साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट है 6.2 ट्रिलियन पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि 7% बनता है आपकी GDP का। अगले साल भी अगर आप 9,000 का ये रख रहे हैं अपना टारगेट, नहीं कलेक्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स GDP रेशियो आपका 9% है। आपने ये चीज साबित कर दी हर साल कि जो आपका एक आम बंदा है वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहता। तो टैक्स नेट में इजाफा करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस बहाल करना है। साथ साथ टैक्स की जो क्वांटम है इसको रिड्यूस कर लें, जो अमाउंट है इसको रिड्यूस कर दें। सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं ताजरों का, कि आपके पास 22 लाख ताजर पाकिस्तान में मौजूद है, इसमें से कितने एक लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हार्डली कलेक्टिवली टोटल शायद 3% आबादी आपकी टैक्स देती है। मैं ये आर्ग्यू करता हूँ कि आप अगर GST 18-20% की जगह 12% कर दें, ये एक इंसेंटिव होगा। आप टर्नओवर टैक्स को भी 0.25% कर देंगे, इंसेंटिव होगा। इस साल भी हम सुन रहे हैं कि बजट में ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर्स पे हम एडिशनल टैक्स लाएंगे, लागू करेंगे। पिछले साल भी आपने नॉन फाइलर्स जो थे, सेलर्स, उनका भी डबल कर दिया और जो आपके परचेज थे उसका 3 गुना बढ़ा दिया। अब मजीद इजाफा करेंगे तो आपके जो ट्रांजेक्शन कम होंगे, ट्रांजेक्शन कम होंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कमाएगा और फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को भी कम रेवेन्यू आएगा।
तो आपने अगर ज्यादा कमाना है ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं, और अगर आपने रिकॉर्ड निकालना है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जाके CDA, LDA, KDA, RDA के रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि एक साल में ट्रांजैक्शंस कितने कम हुए हैं। तो आप इस बुनियाद पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगले साल इससे भी कम होंगे। तो रेवेन्यू लॉस आपका होगा, जो बजट का खसारा होगा वो आपका होगा। हमारा तो वैसे ही नुकसान हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कितना लॉस होगा ये वो देख नहीं रहे। सरदार साहब, रियल एस्टेट सेक्टर को सुना है कुछ नई कानून साजियों के जरिए फंसाया जा रहा है, ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड के नाम पर और सख्ती की जाएगी। मजीद जो है वो आप कह लें कि ऐसा शिकंजा तैयार हो रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर अगर थोड़ा बहुत चल रहा था, कोई 4 ईंटें लग रही थी तो वो भी रुक जाएंगी। आपको लगता है कि ये जो बात मैंने की है दुरुस्त है? इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन को, और हम मल्टीपल टाइम्स ये चीज का मुतालबा कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें और वन विंडो की बात करें, जो आज तक हम नहीं देख सके। साथ साथ FATF कंप्लायंस। मैं एज अ डेवलपर अगर दुबई में जाके काम करता हूँ या मैं इंग्लैंड में जाके काम करता हूँ, और यकीन करें पैसे वहां पे भी लोग लगा रहे हैं और अरबों के हिसाब से लगा रहे हैं, वहां आके मुझसे कोई नहीं पूछता कि पैसे कहाँ से लाएं, क्यों लाएं। मुझसे अगर कोई बंदा 1 लाख का या 10 लाख का अपार्टमेंट लेता है वहां पे, नहीं मुझसे पूछते कि ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उनका सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रहा है। FATF में वो भी आते हैं, लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं अपने अफेयर्स। हम किस दिन स्टैंड लेंगे अपने आवाम के लिए? लेकिन सरदार साहब मसला ये है कि हमारे यहाँ ना लोग इसको डेड इन्वेस्टमेंट बना लिया है हमने रियल एस्टेट को। हम पैसे फंसा देते हैं, पैसे रख के छोड़ देते हैं। डेड इन्वेस्टमेंट की वजह से भी तो नुकसान नहीं होता इकोनॉमी को? मैं इससे डिसएग्री करता हूं। देखें, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो रही है क्योंकि आपके साथ 60 एलाइड सेक्टर्स काम कर रहे हैं, और जितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में है, जितनी डिमांड है, आज भी 18 से 20 मिलियन घरों की रिक्वायरमेंट है। पुरानी हुकूमत ने अगर नया पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव लिया था लो इनकम हाउसिंग के लिए, तो इसलिए किया था क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए नहीं किया था कि बिल्डिंगें खाली रहेंगी, ये घर खाली रहेंगे। आप जो ही कोई चीज बनाते हैं वो बिकती है, लेकिन बनाते साथ आप 60 एलाइड सेक्टर्स को कैटर फॉर कर रहे हैं, जिसमें आपके स्टील वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, आपकी केबल वाले हैं, आपकी फसाद है, ग्लास है, एल्यूमिनियम है, टाइल वाले, कितने डिफरेंट सेक्टर्स के साथ चल रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं। साथ साथ ये जो तासर है डेट इन्वेस्टमेंट वाला, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आजकल फाइल ट्रेडिंग हो रही है, इससे आपकी सर्कुलेट हो रही है वेल्थ। कई यासिर साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, मेरा ख्याल है कोई स्काइप में आपकी कोई प्रॉब्लम है। मैं जब तक वसीम शाहिद मलिक साहब की तरफ जाता हूँ। वसीम साहब, रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी नाराज़ नज़र आया पिछले कुछ अरसे के अंदर। में देखा कि इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो हो नहीं रही थी। तामीरात कराची जैसे शहर में कि जहाँ हर वक्त तामीरात जारी रहती हैं, वहाँ पर भी मैंने देखा कि ना होने के बराबर थी। आबाद ने भी काम छोड़ दिया, उसके जो है चेयरमैन ने आबाद के सिर्फ इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया कि जी काम हो ही नहीं रहा, लोग मुझसे तवक्का करते हैं, मैं उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो रियल एस्टेट पे ये साल भी भारी आपको नजर आता है? जी, ये हमारा असल में हम हमेशा एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं, ये हमारी कौम का प्रॉब्लम है। एक तरफ ये है कि जब हमारे पास बाहर से पैसा आता है और वाफिर मिकदार में होता है, जब हम इजी होते हैं कि हम कोई डेवलपमेंट प्रोसेस या डेवलपमेंट एजेंडा सेट कर सकें, उस वक्त हमारा सारा पैसा रियल एस्टेट में चला जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ हम दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि शायद रियल एस्टेट में तो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको डिस्करेज करें, इसको बिल्कुल बंद करें, और इसके मुकाबले में जो है वो कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ हम जाएंगे। देखें, ये दोनों एक्सट्रीम्स बड़ी गलत हैं। जब आपके पास इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का और बाहर से पैसा आ रहा होता है, उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन आपने जब इसको टाइट करना है रियल एस्टेट सेक्टर को, तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके साथ तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है। तो आप कंस्ट्रक्शन को रोकने का मतलब ये है कि आप हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार करेंगे, आप अपनी सीमेंट की इंडस्ट्री को ख़राब करेंगे, स्टील इंडस्ट्री को ख़राब करेंगे, आपके और जितनी भी सर्विसेज हैं, जबकि हाउसिंग की एक पाकिस्तान के अंदर डिमांड भी है और उस डिमांड को भी आप मीट नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि रियल एस्टेट सेक्टर को इस तरीके से टाइट करना है कि आप एक अक्रॉस द बोर्ड डिसीजन ले लें कि रियल एस्टेट के अंदर जो भी एक्टिविटी है आप उसे डिस्करेज ही करें। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर एक प्लॉट बार बार बिकता रहता है और वो बिकने के बाद किसी आम बंदे के लिए महंगा हो जाता है, तो इसमें तो हम कह सकते हैं स्टिल, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे, वो भी है, सर्कुलेशन होती है, लेकिन ठीक है आप उसको प्रॉपर टैक्स नेट में ले आए, वो तो ठीक हो सकता है। लेकिन आप स्ट्रेट अवे अपनी कंस्ट्रक्शन को नहीं डिस्करेज कर सकते। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। आप ये कहते हैं कि हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जब पाबंदियां लगाते हैं तो इतनी लगा देते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि हम इस इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं और अपने तमाम मसाइल का जो वजह समझते हैं, जड़ समझते हैं,
वो उसी इंडस्ट्री को समझते हैं, और जब फिर हम रिलीफ देने के ऊपर आते हैं तो यहाँ तक चले जाते हैं कि फिर हम ये भूल जाते हैं कि इसके नतीजे के अंदर मईशत को क्या नुकसान होगा, कानून की कितनी हौसला शिकनी होगी और उन लोगों की कितनी हौसला शिकनी होगी कि जो इस फील्ड के साथ इस वजह से मुंसलिक नहीं है कि उन्हें यहाँ पर कोई अपना मुनाफा बेहतर होता दिखाई नहीं देता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सरदार यासिर से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मामलात के ऊपर मजीद भी हमने बात करनी है। डॉक्टर वसीम शाहिद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सरदार यासिर इलियास मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वसीम शाहिद साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, ब्रेक से पहले कुछ थोड़ा सा तात्तुल आया था, वो फिर आपसे बातचीत हो गई, मेरा ख्याल है अब आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, आपको लगता है कि हम कोई रोड मैप की तरफ जा रहे हैं? कुछ बजट के अंदर ऐसा होगा कि अगले 4, 6, 8 महीनों के अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी? मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि इसाक डार साहब कहते हैं कि मुश्किल बजट ज़रूर होगा, मुश्किल फैसले ज़रूर होंगे, लेकिन मईशत के ऊपर जो मुश्किल वक्त था वो अब गुजर चुका है। देखिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसी लानी चाहिए जिसके लिए आपके मेन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सके। अगर हम इनकी लास्ट ईयर की बात सुन लें, इन्होंने कहा था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सुपर टैक्स 2 महीने के लिए आएगा। 1 साल हो गया, वो सुपर टैक्स अभी तक इम्पोज हुआ है। 1 to 4% आप चार्ज करते हैं ऑन एनीवन डिक्लेयरिंग 150 to 300 मिलियन प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या वो बंदा गलत कर रहा है? आप खुद ही कह रहे हैं कि ठीक है, टैक्स इवेजन की तरफ आप लोग आ जाएं, आप प्रॉफिट शो करेंगे तो हम आपको स्क्रूटनाइज करेंगे। वो जो टैक्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे है वो हम पे भी आ रहा है एज एंड यूजर। साथ साथ जो आपकी डेवलपर्स हैंड्स में चाहे टाइल लें, आप सीमेंट लें, कुछ भी लें, तो वो आपको पैस ऑन होगा उसके ऊपर। लेकिन एक आम शहरी जो आज आप लोग कह रहे हैं ऑफिशियली हमारे पास नंबर्स हैं अराउंड 30%, 39% इन्फ्लेशन, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन इज अबव 50%। अगर यूके जैसे ममालिक में 12 से 13% पे पहुंच चुकी है तो पाकिस्तान कैसे कम है? और ये फूड इन्फ्लेशन की तरफ हम आ ही नहीं रहे। इस साल भी मुझे लगता है शॉर्टफॉल होगा और वीट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ कई अलग सेक्टर्स हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पा रही, हमें अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आप आए। ये नहीं आप कर सकते कि आप एलसीज बंद कर दें। आपने 1 साल से इंपोर्ट बंद की हुई है ये कह के कि ये लग्जरी आइटम्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सारी डेवलपमेंट सेक्टर की चीजें रुकी हुई हैं। आपके चिलर्स, प्लांट, मशीनरी, लिफ्ट्स, आपकी कूलिंग इक्विपमेंट, आपके स्विच गियर्स, डीबी पैनल्स, हम सब चीजें इंपोर्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं बन रही। पार्ट्स, आपके जो प्लांट्स हैं, आपकी जितनी फैक्ट्रीज हैं, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो नहीं आ रहे। तो मुझे बताएं कि लोग हवाले के थ्रू पैसे भेज रहे हैं, लॉस किसका हो रहा है? लोग अगर कहीं फॉरेन अकाउंट्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, लॉस किसका हो रहा है? जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू वो रुक गए आपके। तो आपने एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी दी कि हम, और अभी भी एलसीज आपकी बंद है। फिर लोग सुनने में आता है कि हम कुछ कोटा दे रहे हैं, लेकिन वो कोटा नेग्लिजिबल है, वो मजाक है हमारे साथ। जब हम बात करते हैं 2 लाख 3 लाख की, एक कंपनी की रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज्यादा होती है। तो हम फोकस नहीं कर पा रहे लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे। और आईएमएफ की तरफ हम बार बार देखते हैं, जैसे आईएमएफ हमारा कोई रिलेटिव हो, या आईएमएफ को आपसे कोई गर्ज नहीं है। देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन सरदार साहब, जिस तरह का हमारा सियासी माहौल है, हम एक दूसरे की बात सुनने पे तैयार नहीं है, एक दूसरे के दस्तों गिरबान है, सियासी टेम्परेचर इतना हाई है कि जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट से भी चीज़ आगे चली गई है। उसके अंदर आपको लगता है कि हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी देने की तरफ भी जाएंगे, बजाय इसके कि हम हमेशा जो है वो रेस्क्यू की तरफ ही लगे रहते हैं, फायर फाइटिंग की तरफ ही लगे रहते हैं, क्योंकि हम दूसरे पे भी इल्ज़ाम डालना होता है थोड़ी फिर खुद भी कोताही होती है। मैं देखें एज अ पाकिस्तानी, मैं समझ रहा हूँ मेरा हक है और मेरा ये पूरा राइट बनता है कि मैं इन पॉलिसीज को चैलेंज करूं। और मैं समझता हूँ वो वक्त आ गया है कि हम सियासत छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करें। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर आने वाले दिनों में ये पॉलिसीज इंप्रूव ना हुई तो जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। जो आपका आम शहरी है वो रोड पे निकल आएगा सर्वाइवल के लिए, वो सियासत के लिए नहीं निकलेगा, कोई झंडा नहीं उठाएगा। उसके लिए पाकिस्तान का झंडा काफी है, क्योंकि ये मुल्क होगा तो हम सब हैं। और हमारी इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि हमारे अरबों की स्टेक लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर, हमारा, और जितने हमारे साथ सेक्टर्स काम करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। और अभी आप देखेंगे कितने लोग आपके बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि फैक्ट्रीज आपकी बंद है। और फैक्ट्रीज इसलिए बंद नहीं है कि हम नहीं चला पा रहे, फैक्ट्री इसलिए बंद है कि हुकूमत हमें चलाने नहीं दे रही। हुकूमत ये कह रही है आपको आप सांस ना लें। तो क्या ये राइट है? यासिर साहब, मलिक बोस्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ करेंसी की बात आज सुबह से जो है वो एक शोर मचा हुआ है कि कानून साजी हो रही है करेंसी की होल्डिंग के ऊपर, जखीरा अंदोजी के ऊपर। बोस्तान साहब आपका बड़ा शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इसाक डार साहब कहते हैं कि जी करेंसी में और सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, ये किसी काम नहीं आएगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून साजी, उन्होंने नहीं कहा लेकिन इत्तलात हमारे पास आई कि कानून साजी भी होने जा रही है करेंसी के हवाले से। तो क्या इत्तला है आपके पास, कितना बेहतर होगा ये करेंसी मार्केट के लिए?
देखो जी, इसके लिए मैं समझता हूँ क्लियर एंड कट वाज़ेह होना चाहिए कि जो लोग लीगल चैनल से अपनी करेंसी रखे हुए हैं या लेके आ रहे हैं, उन्हें इस कानून की आड़ में तंग नहीं की जाए, अगर बनाया भी जा रहा है तो। और इसके लिए मैंने पीछे जो हफ्ते मेरी डार साहब से बात हुई थी, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि जो लोग लीगल चैनल से अपने बैंकों में पैसा रखा हुआ है या बाहर से ला रहे हैं या रखे हैं, उन्हें तो प्रमोट करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो लोग ब्लैक मार्केट और हुंडा वाले मार्केट से खरीद रहे हैं, उनके खिलाफ कानून ये बनाएं कि वो जिससे भी हवाले वाले को पकड़ा जाता है और वो बताता है कि मैंने इन लोगों के अकाउंट में पैसे शिफ्ट किए हैं या इनको दिए हैं, तो उनका नाम FIR में दर्ज नहीं, उनको पकड़िए। मतलब कि निश्चित का नासूर है। जो आज मेरे ये भाई बता रहे थे कि इंपोर्टर हमारे परेशान हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो परेशान है। उसकी वजह यही है कि पैसा कैपिटल फ्लाइट हो चुका है और सारा पैसा बाहर के बैंकों में चला गया है। उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी 19 करोड़ का मामला आपके सामने है, उसके उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है जिन्होंने भेजा है, किन के जरिए भेजा गया है, कैसे भेजा गया, इतने लंबे चैनल से। जब तक इस कानून पे अमल नहीं होगा, इसी तरह पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता रहेगा। अब तो पूरी दुनिया का ये लॉ बन गया है, किसी भी मुल्क का कोई शहरी है, अगर वो किस बाहर जाकर अपने एसेट खरीदता है और वो अपना मनी ट्रायल नहीं दे सकता, उसके एसेट पाकिस्तान में नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस मिल सकता है। इसी कानून के तहत ये 19 करोड़ पाकिस्तान को मिले थे और अरबों रुपए की जायदादें लंदन में, दुबई में, पेरिस में, अमेरिका में पाकिस्तानियों की हैं। तो इसमें हुकूमत एक कमेटी बनाए। उसी वजह से कादरिया ट्रस्ट केस भी हुआ, जिसके ऊपर सारा जो है वो मामला यहाँ तक पहुंचा कि पाकिस्तान के अंदर आ गए इन लोगों उसके गिरबानों में हाथ डालने का। लेकिन वो क्यों, कौन डालेगा? इसमें सारे शामिल है, बाहर सबकी जायदादें हैं, सब किसी के पास मनी ट्रायल नहीं है। जिसके पास है उसको तो फिक्र नहीं है, जिसके पास नहीं फिक्र तो वो इस तरफ जाते ही नहीं, वो नए नए रास्ते ढूंढते रहता है। अच्छा बोस्तान साहब, ये फरमाइएगा कि आपने, हमें टीवी चैनल्स के जरिए पता लगा कि आपने मशवरा दिया था डार साहब को कि ओपन मार्केट से खरीदारी के बजाय इंटर बैंक से खरीदारी करें, बैंक्स और क्रेडिट कार्ड के मामला। ये तो पिछले दिनों आपने देखा डॉलर का रेट 315 से 320 तक चला गया। तो मुझे डार साहब ने फोन किया कि इतना इंटर बैंक में और फ्री मार्केट में फर्क 30 रुपए का क्यों है? तो मैंने उन्हें बताया कि ये 5 करोड़ बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने डेबिट और क्रेडिट इशू कर दिए। ऑनलाइन शॉपिंग का लोग कर रहे हैं धड़ाधड़ पैसे, और डेली उनकी $15 मिलियन की डिमांड है, जबकि हमारे पास सप्लाई टोटल 7 से 8 मिलियन है। डबल डिमांड हम कैसे पूरा करें? हमारे बस की से बाहर हो चुका है। तो उन्होंने फिर इसको हल ये निकाला कि हम इंटर बैंक में इनको कन्वर्ट करते हैं, और इंटर बैंक उन्होंने कन्वर्ट किया तो उसी दिन डॉलर का रेट बहुत ज्यादा गिरा और एक वक्त तक 285 में को खरीदने को तैयार नहीं थे इस खौफ की वजह से। लेकिन जो ही हमने रेट गिरा, उसके बाद ये जो अभी इंपोर्टर हैं जिनके कंटेनर खड़े हैं, जिन्हें हुकूमत ने कहा है कि आप अपने सोर्स से जो है अपने फंड अरेंजमेंट करें, तो उनका सोर्स खुद बाहर, उनके डॉलरों के खेत तो है नहीं कि उधर से तोड़ के ले आएंगे। उनके सोर्स ही नहीं है। फ्री मार्केट से खरीदें, ब्लैक से खरीदें या हवाले से खरीदें, तो वही खरीद के थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं। लेकिन अब डैमरेज उनका बढ़ रहा है, तो वो इस परेशान है कि हमारा डैमरेज इतना हो जाएगा, इतने की चीज़ नहीं जितने का वो चीज़ें अलग खराब हो जाएगी। और डार साहब ने एक बात और की कि डॉलर का असल रेट अभी 240 है, वो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं, तो ब्लूमबर्ग ने हमारी बात तो ज़ाहिर है कोई यकीन नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी रीजन में देखें, इंडिया का रुपया 82 है, बांग्लादेश का 95 है, और तो और अफगानिस्तान जिस पर इकोनॉमिक सेक्शन है, कोई स्पार्थी तलकात नहीं, उसका रुपया भी 86 है। तो श्रीलंका जो डिफॉल्ट के बाद उसका रुपया 300 से कम होकर 290 पे आ गया। तो ये सारी हकीकतें हैं जो मैंने बयान की हैं और सबको नजर भी आ रही है। हम लोग खुद न तो हम बचत करना चाहते हैं, अब हुकूमत कह रही है एनर्जी को हमने खत्म करना है, 8 बजे दुकानें बंद करें, लेकिन हम सारे कह रहे हैं कि हम हड़तालें करेंगे, हमें ये की बात नहीं मानेंगे। तो यूरोप जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे अपने सब कुछ बंद कर देता है। इस्लाम भी यही कहता है, नमाज पढ़ो और अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल जाओ। लेकिन हमने खुदा की नाफरमानी लाजमी करनी है और उसका सिला भी हमें मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। करेंसी से जुड़े मामलात के वाले से बड़ी आपने तफसीली गुफ्तगू की। डॉक्टर वसीम शाह साहब की तरफ में आता हूँ। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपके सामने ही है, सारे मामलात आपके सामने हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं बार बार समझने से कासिर हूँ कि हमें एक्सपोर्टर ये बताते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है कि जब करेंसी रेट जो है वो रुपए की कदर कम होती है और डॉलर की कदर बढ़ती है, उससे मुल्क को बड़ा फ़ायदा होता है जी। लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा जो ये सोचता है वो गलत सोच रहा है, और भी आगे उन्होंने इस हवाले से तबसरा किया कि ये कोई ठीक सोच नहीं है, ये अहमकों की जन्नत इसको कह लें कि उसमें आप रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सोच पाकिस्तान में परवान चढ़ी क्यों, और ये सही है कि गलत है?
देखें, इसमें बड़ा क्लियर है, जो इकोनॉमिस्ट अमूमन कहते हैं कि जब भी आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं, जिससे आपका ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल होता है। इसहाक डार साहब का पहले से, पिछले भी दौरे हुकूमत में और अब भी, उनका ये ख्याल है कि जो अगर हम एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारे सारे मसाइल हल होंगे। देखें, इसमें सर बात जो हम हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि एक्सचेंज रेट हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास डॉलर कितना आता है हर साल, या फॉरेन एक्सचेंज कितना आता है, और हर साल उसकी डिमांड कितनी होती है, क्या उसमें कोई गैप नहीं है? एक सीधा सा फार्मूला है, जिस चीज़ की जो है वो डिमांड ज़्यादा हो जबकि उतनी वो चीज़ अवेलेबल ना हो, उसकी कीमत बढ़ती है हर चीज़ की। बिल्कुल। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम डॉलर की कीमत को लंबे अरसे तक रोक सकें? अभी एक बात ब्लूमबर्ग की हुई, देखें, हर बंदे का एक अपना आइडिया हो सकता है। जो बिजनेसमैन है, बुस्तान साहब ने अपनी बात की या इसहाक डार साहब अपनी बात करते हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जो भी आपके डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू होती है, जिसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, उसके जो डिटर्मिनिंग फैक्टर हैं जिससे वो डिटर्मिन होता है, उसमें एक बड़ा रोल इन्फ्लेशन का होता है। क्योंकि देखिए, रुपए की कदर की आप बात करते हैं तो रुपए की कदर दो तरह से नापी जाती है। एक उसकी कदर होती है डॉलर टर्म में या फॉरेन एक्सचेंज की टर्म में, दूसरा उसकी कदर होती है जो उसकी परचेजिंग पावर है आपके अपने कंट्री के अंदर। ये दोनों तरीके हैं रुपए की कदर को नापने के। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि पिछले साल जब हम बजट की बात कर रहे थे तो हमारा एक्सचेंज रेट था 204 पे, बिल्कुल, और अभी जो है वो एक्सचेंज रेट आप उसको 285 कह ले या कोई भी एक अप्रॉक्सीमेट नंबर 290 लगा लें जी, 290 लगा लें। मेरा पॉइंट ये है जी, मेरा पॉइंट ये है कि ये कितनी डिप्रिसिएशन है? ये डिप्रिसिएशन बनती है 27%। आप इस साल का इन्फ्लेशन रेट देख लें, ऑफिशियल नंबर कह रहा है 29% है। अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में एक्सपर्ट जो वो बिजनेस कम्युनिटी से थे, वो कह रहे हैं कि जी ये तो गलत नंबर है, हम इसको नहीं करते, ये तो 50% है। यासिर आया सर, मैं इस पे ट्रस्ट करता हूं कि ये गवर्नमेंट का नंबर ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो नंबर भी ठीक है तो 29% से आपके अपने मुल्क में आपकी रुपए की डिवैल्यूएशन हो गई है। आप कैसे पॉसिबल है कि आप एक्सचेंज रेट के साथ उसकी पैरिटी जो है वो मेंटेन कर लें और वो 29% से डिवैल्यू ना हो? देखिए सर, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो बात बड़ी सिंपल है। एक्सचेंज रेट जब भी होता है वो आपकी डोमेस्टिक जो पॉलिसीज होती हैं वो उसका रिजल्ट होता है, ट्रेड की सूरत में रिफ्लेक्ट होता है, और जो ट्रेड के आउटकम्स होते हैं या उसके इम्बैलेंसेस होते हैं वो एक्सचेंज रेट में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप एक्सचेंज रेट में उसे रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे तो एक ही तरीका है कि आप कह रहे हैं प्रेशर कुकर में से भाप निकलती है, उसका वेट हिल रहा है, हम उसको दबा देते हैं ताकि ये ना हिले, इसमें से भाप ना निकले। सर, ऐसा पॉसिबल अगर हो सकता है प्रेशर कुकर में, तो इकोनॉमी में भी ऐसा पॉसिबल होगा। बिल्कुल। अगर मेरी मुराद 1 महीना या 6 महीने है तो हम एक्सचेंज रेट को रोक लेंगे। अगर हम समझते हैं कि हम 5 साल आगे, 10 साल डाउन द रोड हम अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज कर पाएंगे विदाउट इंप्रूविंग आवर फंडामेंटल्स, हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, हम अपने जो है वो एक्सचेंज रेट से भी रिलेटेड जो भी कानून के मसाइल हैं, या थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर बात होती रही, बिल्कुल, ये हम नहीं करेंगे तो सर कोई तरीका नहीं है कि हम एक्सचेंज रेट को रोक सके। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इट्स नॉट अबाउट द डिजायरेबिलिटी। ये मसला ही नहीं है कि एक्सचेंज रेट को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, ये मसला है कि क्या हम रोक सकते हैं लंबे अरसे तक विदाउट इंप्रूविंग आवर फंडामेंटल्स। अगर रोक सकते हैं जी, तो चूंकि हम रोक नहीं सकते तो सर इसको जब भी आप रोकने की कोशिश करेंगे ये नहीं होगा। और फिर एक और बात भी, ये डिजास्टर क्रिएट करेगा, उल्टा तकलीफ देगा आपको। एक वेरिएबल है जी सर, मैं आपको उस पॉइंट की भी एक एग्जांपल दे दूं कि एक्सचेंज रेट आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, जबकि आपके और भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो आपके मैक्रो इकोनॉमी को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी बताते हैं। सर, ऐसा हो सकता है कि आप गाड़ी के एक टायर को जो है उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट भी कर लें, उसकी ग्रीस भी कर लें, उसको जबरदस्त कर लें और बाकी 3 टायर छोड़ दें, तो क्या गाड़ी तेज भागने लग जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारा माइंडसेट ये है कि हम एक्सचेंज रेट को सिर्फ मैनेज करेंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो सर सॉरी, ऐसा होगा नहीं। ये गाड़ी का एक टायर आप ठीक कर रहे हैं, बाकी 3 को नहीं ठीक करेंगे तो इकोनॉमी कभी भी स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगी, फंक्शन नहीं करेगी। मैं डॉक्टर साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, आपको एजेंडा सेट करें। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा आता हूं। एजेंडा सेटिंग के बगैर नहीं होगा, लेकिन एक सवाल अभी भी रह गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
ख़ास तौर पर हम तवक्का करते हैं कि बिल्डर जिस कीमत के ऊपर हमसे कोई अपार्टमेंट या कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट हमसे बुक करता है उसी कीमत के ऊपर हमें डिलीवर भी करे। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर ये माशी तौर पर मुमकिन नहीं रहा क्योंकि डॉलर का रेट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। कितना फ़र्क पड़ा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, कितना ब्रेक जाम हुए हैं इसके, उस पर भी बात करेंगे। सरदार यासिर इलियास हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ डॉक्टर वसीम भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। डॉक्टर इकरामुल हक भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन सरदार यासिर साहब, ब्रेक से पहले मैंने गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म की थी कि हम तवक्का ये करते हैं कि बिल्डर्स जो है वो टाइम पर डिलीवरी दें। कितना फ़र्क पड़ता है कि जब डॉलर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो तो डिलीवरी के अंदर मुश्किलात हो क्योंकि रेट बढ़ जाए, फिर लोगों से आप ज़्यादा पैसों का तकाजा करें। ऐसा हो रहा है आजकल सिर्फ डॉलर की वजह से, जो आप लोगों के अपने मसाइल हैं उसको छोड़ के। हम अगर पिछले साल की एग्जांपल लें, हमने जो मेन ब्लू एरिया में हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे, इनकी जो पर स्क्वायर फुट कॉस्ट थी, सेल प्राइस थी, उसको पूरा इंक्लूसिव हम 40,000 पर स्क्वायर फुट पे सेल कर रहे थे। आज 1 साल के बाद अगर वो अपार्टमेंट या वही लोकेशन आप दोबारा सेल करेंगे तो 60,000 to 65,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। इतना इम्पैक्ट आया हमारे ऊपर इन टोटल कॉस्ट का। इसमें देखें सिर्फ स्टील आप ले लें, 30 से 40% स्टील की कॉस्ट एस्केलेट हुई है। साथ ही आपकी ह्यूमन रिसोर्स लेबर की कॉस्ट ऊपर गई है, सीमेंट की कॉस्ट ऊपर गई है, और फिर हम डॉलर की इम्पैक्ट देखते हैं। इसकी वजह से आपका रॉ मटेरियल भी महंगा हो रहा है, और जो सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आज डॉलर्स के अगेंस्ट जो आप ला रहे हैं वो आपको अच्छी खासी इम्पैक्ट पे आ रही है। क्योंकि आपने देखा कि डॉलर पिछले 1 साल में आपका 180 से 316 तक गया है। तो ये हमने, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, एक अलमिया है कि आगे हुकूमत अगर अपनी पॉलिसीज रीमैप नहीं करती, लोकल प्रोडक्शन को नहीं इन्फोर्स करती, एलसीज ओपन नहीं करती, तो मजीद ही कॉस्ट कहाँ पे जाएगी? क्योंकि एक आमदनी, एक इनकम, एक इंसान की इंक्रीज नहीं है। जो मेरा बायर है उसकी वो आज भी पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान का है वो $1,500 है। अगर आप इसको कंपेयर करें बांग्लादेश से, वो $2,500 है। तो वो लोग बहुत बेहतर ऑफ है, उनके जो हालात है, जो इकोनॉमी के, मईशत के हमसे बहुत बेहतर है। इसी के साथ देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो करंट टैक्सेस हैं इस सेक्टर के ऊपर, उनको कम करें। कैपिटल गेन टैक्स भी आपने 6 साल तक कर दिया, ट्रेडिंग हमने रोक दी है। क्यों कर रहे हैं हम? क्यों इस इंडस्ट्री को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं? और फिर एक टाइम था जब हम उसको कंसेशन देते थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, 100D और 100E, उसमें हमने कंसेशन दी थी ऑन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। आप देखें आज तक पाकिस्तान में टूरिज्म पॉलिसी नहीं आई। अगर आज पाकिस्तान में कोई होटल बनता है या कोई रिजोर्ट बनती है या कोई शॉपिंग मॉल बनता है तो वो टूरिज्म को फैसिलिटेट कर रहा है, टूरिज्म को केटर फॉर कर रहा है। आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं, आपके डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो कि एक होटल आप बेच नहीं सकते। अगर 15 से 20 साल लगेंगे उसको ब्रेक इवन करने के लिए, तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा टूरिज्म में? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा टूरिज्म में? नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजों में यासिर साहब यही एक मसला है कि इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी तरफ कि आखिर वो इन्वेस्टमेंट किस चीज में करें। डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, लोग थोड़े खौफजदा भी हैं। मेरे साथ मुजम्मिल असलम साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी तर्जुमान। वो ये कहते हैं कि ये बजट जो है ये IMF को नाराज कर देगा क्योंकि इसमें सब्सिडीज का हमने बहुत बड़ा जो है वो एक कुशन रखा है। तो आपको लगता है कि जो आने वाला बजट है हुकूमत उसमें कोई इतनी बड़ी गलती करने जा रही है? हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन ईयर है और हमने तो रहना नहीं है पूरा साल, जिसके लिए बजट बनाया गया है। अब ये तो चाहिए कि कुछ थोड़ा सा हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी इंटरम वाली चीज आ जाए तो 4 महीने का बजट दे के फारिग हो। फिर नई हुकूमत आए जिसने 5 साल रहना है, वो अपने जो भी अहदाफ हैं उनको पूरा करे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये इस तरह की चीजें करेंगे जिससे उन्हें भी पता है कि ये बजट ज्यादा देर तो चलने वाला नहीं है। IMF का प्रोग्राम जो है उन्हें पता है कि बजट के होते हुए भी और उसके बाद भी पूरा नहीं अब होना। और ये कल इंडिया दिया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि अब तो एक नया प्रोग्राम की तरफ हम जाएंगे। तो इसमें तो हम भूल जाएं कि ये 9th और 10th और 11th रिव्यू के नतीजे में जो हमें $2.4 बिलियन मिलने थे, ये तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो प्लान बी की वो बात करते हैं वो यही है कि दिसंबर तक के लिए जो हमारी अदायगियां हैं, जिसमें चाइना का 3.4 बिलियन भी वो जो है वो कर देंगे हमें, तो उसकी वजह से वहां तक तो मुतमिन है। लेकिन मसला ये है कि फिर उस वक्त तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी होगी, तो ये बड़ी आसानी से कह देंगे कि जी हमें तो यहाँ तक जिम्मेदारी थी हमने पूरी की, अब नई हुकूमत जाने उसका काम जाने। और जो इलेक्ट होके आएगी वो तो मुझे लगता है कि हंग पार्लियामेंट होगी इस दफा,
और फिर कोई जिम्मेदारी किसी एक जमात पे या किसी एक पार्टी पे नहीं होगी। और कोई मिसाल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको? जी मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी किस्म का कोई जो इसमें बेहतरी की शक्ल आएगी। को देखे ना, ये टाइम बड़े बुरे, तो हमें बदतरीन साल पिछला मिला, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, उसका एतराफ तो बाहर क्या करना ही पड़ता है ना कि पिछले साल जितना बुरा साल तो कभी माशी तौर पर नहीं गया है। अब आईने के वाले में भी तो अच्छा तभी हो सकता था अगर ये इलेक्शंस जो हैं वो पहले हो गए होते और ये बजट वो हुकूमत पेश कर रही होती जिसके पास 5 साल होते, तो फिर सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ सकती थी। ये तो बिल्कुल एक इंटरम किस्म की चीज है कि इसमें जो मर्जी कर ले वो, और उसके बाद जो है उन्हें तो चले ही जाना है। और इस बजट को कौन रखेगा आकर? क्या कोई नई हुकूमत इसको आके रखना चाहेगी? मुझे तो नहीं लगता कि इसका बिल्कुल इस तरह का कोई जो है हम कोई ऐसी तजवीज दे सके। ये तो बस फील गुड वाली सिचुएशन करके चले जाएंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नाज़रीन नशरियात का, हमारी खसूसी नशरियात का बजट के हवाले से जो गुफ्तगू हमारी होती रही उसमें कुछ तात्तुल है, क्योंकि अब बजट तकरीर है 4 बजे, उससे पहले हमारा न्यूज़ बुलेटिन है, उसके बाद 7 बजे दोबारा आपके साथ मिलेंगे। डॉक्टर शाहिद वसीम का बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ 2 घंटे मौजूद रहे। तमाम ही मेहमानों का, मुज़म्मिल असलम साहब से लेके जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, सरदार यासिर इलियास साहब का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम को ब्रेक कह लें या इसका अख्ताम कह लें इस घंटे का। बहरहाल इजाज़त आपसे चाहेंगे, न्यूज़ बुलेटिन की तरफ चलेंगे, बजट तकरीर सुनेंगे और उसके बाद 7 बजे इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।